आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में हो रही है वसूली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की गारंटियों पर अपनी ही पर्ची चिपका कर रहे हैं लोगों को गुमराह। शाह बोले पिछड़े वर्ग का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा आपके आने से ही हम असुरक्षित हो जाते हैं। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले वक्फ बिल को जबरदस्ती पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़के अखिलेश यादव, कहा ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के कोयटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका, 25 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटका में हो रही है। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया था। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर भी अपनी पर्ची चिपका कर देश और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। इस पर अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ दिनों से महाराष्ट्र के बीजेपी, उनके साथियों तेलंगाना के खिलाफ कुछ झूठे बातें कह रहे थे। हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, मगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में
झूठ बोलना शुरू किए। तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है, वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड्स महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद तेलंगाना था। तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी का रुख ये है कि आज के महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। जेपीसी दौरे पर उन्होंने कहा कि हम सभी गैर भाजपा सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस दौरे का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हमने इसके लिए कारण भी बताए हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। आप जेपीसी के साथ जाएंगे क्या? जेपीसी पूरे स्टेट में निकल रही है। जेपीसी का हमारे जितने नॉन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को, यहाँ पर हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे और उसके रीजंस भी हम लोग दे चुके हैं। झारखंड के छतरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि देश में जब तक भाजपा है तब तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान की बात करती है, मगर संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का वक्त अनकरीब आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नारे "एक हैं तो सेफ हैं" की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही सुरक्षित राज्य है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने से हम असुरक्षित हो जाते हैं।
प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर भी छापेमारी की गई है। सोरेन के निजी सचिव और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। इस बीच इनकम टैक्स की रेड पर हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। रेड पड़ना चालू हो गया, हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और महायुति कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर भाजपा और महायुति के पक्ष में हिंदू वोटों को लामबंद करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस भी भाजपा की मदद के लिए आगे आया है। इसी बीच आरएसएस ने 65 से अधिक मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में सजग रहो नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद करना है और हिंदुओं को एकजुट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ सूत्रों ने कहा है कि सजग रहो और एक हैं तो सुरक्षित हैं का उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन को खत्म करना है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि ये संदेश देने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों और 65 से अधिक गैर सरकारी संगठनों द्वारा सैकड़ों बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन बैठकों से उन जगहों पर हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है जहाँ पर जाति के आधार पर बढ़ जाने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अभियान में चाणक्य प्रतिष्ठान, मातंग साहित्य परिषद और रत्नागिरी सेवा भावी संस्थान शामिल है। महाराष्ट्र भर में संघ के सभी 4 प्रांत के कार्यकर्ता भी इस अभियान में शामिल हैं। यहाँ पर शाखा स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठकें आरएसएस, बीजेपी समर्थकों और अन्य मतदाताओं के साथ हो रही हैं। इसमें वोट बैंक की राजनीति से हिंदुओं पर पड़ने वाले प्रभाव, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों का चुनाव पर असर और बदले की राजनीति का समाज जैसे मुद्दों पर बात की जा रही है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा है कि स्वयंसेवकों ने हिंदू समाज को ये बताने का बीड़ा उठाया है कि उसे जाति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य में मराठा ओबीसी विभाजन गहरा होता जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार जारी है। अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति विक्टिम कार्ड पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल जब भी राजनीतिक रूप से पिछड़े जाते हैं तो वहीं पुराने विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि इसमें नया क्या। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को व्हाट्सएप पंबा जारी करके अरविंद केजरीवाल से जुड़े अभियान चलाना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि वो जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जितने मर्जी फोन नंबर या मुझसे जुड़े अभियान चला लें, साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के रटे रटाए डायलॉग हैं। वो हर रोज एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है, काम करने से रोकने के लिए जेल में डाला जा रहा है और हमारे फ्री बिजली पानी स्कूल के मॉडल से बीजेपी डरती है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि 2013 से 2024 तक सत्ता भोगने के बाद अगर केजरीवाल को व्हाट्सएप नंबर जारी करके लोगों को पार्टी के अभियान से जुड़ने के लिए अभियान छेड़ना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वक्फ संशोधन विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने का प्रयास कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी संसदीय नियमों और परंपराओं को छोड़कर जेपीसी में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी दौरे का बहिष्कार किया। इसके बावजूद ये आयोजित किया जा रहा है। वक्फ बिल को पास करना चाहते हैं, जेपीसी में चर्चा भी नहीं कराना चाहते। सारे संसदीय नियमों और परंपराओं को छोड़कर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब विपक्षी सारी पार्टियों ने, अपोजिशन के सारे दलों ने बहिष्कार कर दिया जेपीसी के टूर का। बावजूद इसके आप टूर कर रहे हैं। हमने स्पीकर साहब से मिलकर अपनी समस्या को बताया कि भाई
ये टूर और बार बार हफ्ते में 2 दिन की मीटिंग बुलाना, ये सांसदों के लिए संभव नहीं है। बार बार आना मीटिंगों में, खुद बीजेपी के सांसद नहीं आते। अगर विपक्ष के सांसद ना जाए तो कोरम नहीं पूरा होता। मुझे नहीं मालूम कि आज गुवाहाटी के टूर में कोरम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मनसा साफ हो गई कि जेपीसी एक नाटक था। जेपीसी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक माध्यम था। जेपीसी में वास्तव में मोदी सरकार कोई चर्चा नहीं करना चाहती, और इसलिए टीएमसी ने, डीएमके ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, ओवैसी की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी के बयानों के संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनकी भाषा बदल गई है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने अपने पर से मुकदमे हटाए हों वो जितना कम बोलेंगे उतनी ही सच्चाई छुपी रहेगी। पूर्व सीएम ने कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उपचुनाव से हो जाएगी। सपा नेता ने कहा कि ये लोग अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता ही इनके खिलाफ है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है। जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा। पाकिस्तान की कोयटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ। इस भीषण धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। हादसे की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोयटा में 2 बम ब्लास्ट हुए। एक धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरे धमाके में करीब 15 लोग घायल हुए हैं। ये बम ब्लास्ट किसने किया है, क्यों किया, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस हादसे की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। जब धमाका हुआ उस वक्त स्टेशन पर काफी भीड़ थी, क्योंकि वहाँ एक पैसेंजर ट्रेन को जाना था। एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी। धमाके के बाद कोयटा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि ये एक हैवी बम ब्लास्ट था। जानकारी के मुताबिक जब जाफर एक्सप्रेस भिंडी की तरफ जा रही थी उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान में बम धमाकों की खबरें आम हैं। यहाँ आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था। पाकिस्तान के अशांत नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए बम धमाके में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 22 लोग घायल हुए थे। बाइक में IED लगाकर धमाका किया गया था। इस घटना के बाद कोयटा के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी।
बांग्लादेश में गजब के हालात बन गए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद ही सत्ता उनके हाथ में होगी, वे सरकार चलाएंगे, लेकिन मोहम्मद यूनिस सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद खालिदा जिया की बेचैनी बढ़ गई है। बीएनपी महासचिव ने अंतरिम सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। नेशनल रिवोल्यूशन एंड सॉलिडेरिटी डे पर बीएनपी ने एक बड़ी रैली की। इसमें फखरुल इस्लाम ने कहा कि आज हम साबित करेंगे कि बीएनपी बांग्लादेश में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। 7 नवंबर को हमारे राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। इस दिन जियाउर रहमान ने फांसीवादी और साम्राज्यवाद को हराया और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली। इसके बाद बेगम खालिदा जिया ने और अब तारिक रहमान हमें आगे ले जा रहे हैं। फखरुल इस्लाम ने कहा है कि हमारा विरोध अवामी दल की नीतियों से है। 2024 में उसके खिलाफ स्टूडेंट्स और नागरिकों ने विद्रोह किया, 17 साल के कुशासन को खत्म किया। शेख हसीना तो भाग गई, लेकिन उनके सहयोगी अभी भी बांग्लादेश में हैं, जो बांग्लादेश पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हम उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। बीएनपी महासचिव ने कहा है कि अंतरिम सरकार या तो लोगों की जरूरतें पूरी करे या सत्ता से हट जाए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र विरोधी ताकतें अभी भी देश में मौजूद हैं, साजिशें कर रही हैं, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले भी बीएनपी महासचिव ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस को बताना चाहिए कि देश में आम चुनाव कब होंगे, कब देश की सत्ता चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में जाएगी। उधर शेख हसीना भले ही भारत में आ गई हैं, लेकिन उनकी पार्टी अवामी लीग अभी भी बांग्लादेश में एक्टिव है। उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शानदार बांग्लादेश को इन लोगों ने तबाह कर दिया। ये सब देखकर खालिदा जिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश लौट गई तो फिर खालिदा जिया और उनकी पार्टी के लिए सत्ता पर काबिज होना दूर की कौड़ी हो जाएगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।